As per the reports, the total number of apps available on Google Play Store for Android users was more than 3.56 million, apparently much more than 1.85 billion apps available on App Store for iOS users. Android held a share of about 91% of the mobile operating system market in India. The giant also dominates the global market. It held more than 80% of the global smartphone market as of 2020. And if I talk about the Android users all over the world, it has now crossed over 3 billion. Wow, that are the great numbers Android held, and these are the promising figures that are going to increase day by day. तो अगर आप भी अपना करियर सेट करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमको एंड्रॉइड को एज अ करियर चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फिर कहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्या रोड मैप को हमको फॉलो करना चाहिए इस कमिंग 2023 के अंदर, सो दैट आप भी एक सक्सेसफुल एंड्रॉइड डेवलपर बन सके और अपना करियर गोल अचीव कर सके। तो ये वीडियो है आप सभी के लिए, सो डोंट मिस टू वॉच टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू स्टेप बैक and take a holistic look, I think any reasonable person would say Android is innovating at a pretty fast pace and getting it to the users। ये लाइन कही थी अल्फाबेट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने। तो इसी से शुरुआत करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एंड्रॉइड का कंप्लीट रोड मैप फॉर 2023। अगर आप सब भी कंफ्यूज्ड हैं या आप सब भी कहीं ना कहीं ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किस पर्टिकुलर फील्ड में अपना, किस पर्टिकुलर नीश में अपना करियर को बिल्ड करना है, या कंफ्यूज्ड है एंड्रॉइड डेवलपमेंट को लेके कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करें, और अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना भी चाहते हैं तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का स्कोप क्या है, आने वाले सालों में क्या विजन है हमारे एंड्रॉइड का, क्यों हमको ऑप्ट करना चाहिए, तो वही सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों हमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहिए इन 2022। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों हमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट चूज करना चाहिए, फील्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों 2022 के अंदर हम अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं एज एन एंड्रॉइड डेवलपर। क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऑप्शंस रहेंगे एज एन एंड्रॉइड डेवलपर, किस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देख रखा है कि एंड्रॉइड यूजर जो है वो मार्केट में ग्लोबली सब जगह मिल जाएंगे, और सबसे ज्यादा जो यूजर्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एंड्रॉइड के। अगर मैं पिछले एक डिकेड की बात करूं तो स्मार्टफोन्स ने पूरे इस ग्लोबल वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। पहले अगर मैं 10 से 12 साल पहले की बात करूं तो स्मार्टफोन होना एक बड़ी चीज थी, मतलब कि स्मार्टफोन होना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग थी। ऐसा सोच पाना कि एक स्मार्टफोन होगा जिसपे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, गेम्स खेल पाएंगे, मल्टी फंक्शनिंग कर पाएंगे, तो वो एक मिथ जैसा लगता था। आज आप सभी के पास में, और ज्यादातर जो मार्केट में अगर आप देखोगे तो सभी के पास में आपको स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। और इसी इंक्रीज के साथ में कि आज ऑल ओवर द ग्लोब बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स हो चुके हैं हमारे स्मार्टफोन्स के, और उसी के अंदर अगर हम देखें तो 80 to 85% जो मार्केट शेयर है वो एंड्रॉइड के पास में, यानी कि जो बल्क में यूजर्स हैं वो आपको मिलेंगे एंड्रॉइड के अंदर। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं एक सिनेरियो लेके चलता हूँ कि जैसे अगर आप कोई भी एक प्लेस में वहां जाके अगर आपके पास में एक, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर आप एक बार के लिए वो सिनेरियो को पॉज करें और सारे के जितने भी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपके पास में लोग हैं उन सभी के फोन लाके अगर आप अपने टेबल पे रख दें तो आपको पता चलेगा कि 80 to 85% जो आपको फोन्स मिले होंगे उन सभी में से वो मिले होंगे आपके एंड्रॉइड के फोन्स। तो ये रेशियो हमको नॉर्मल केस में भी पता है कि एंड्रॉइड के जो यूजर्स हैं मार्केट में, जो स्मार्टफोन की जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो हमारे एंड्रॉइड का है। मतलब ज्यादातर जो यूजर्स आपको मिलेंगे वो एंड्रॉइड यूजर्स मिलेंगे। तो जितना ज्यादा इंक्रीज इन एंड्रॉइड यूजर्स में उतना ही ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है एंड्रॉइड डेवलपर्स की, क्योंकि अगर ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं तो ज्यादा एप्लीकेशंस डेवलप होती है। ज्यादा एप्लीकेशन डेवलप होती है तो डेवलप करेगा कौन? वो जो बड़ी टेक जाइंट कंपनीज है जो एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर दी, तो अगर उनको ज्यादा एप्लीकेशंस बनानी है तो उनको चाहिए ज्यादा एंड्रॉइड डेवलपर्स। तो ये जो डिमांड है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका आइडिया हम इसी से ले सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो स्टैट्स हैं उसमें 2022 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3.5 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स आपको मिलेंगे एंड्रॉइड के अंदर। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो वो भी क्रॉस कर चुके 3 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं हमारे प्ले स्टोर के अंदर। तो एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो मैं कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ एज अ नोवाइस, एज अ बिगनर, मैं कैसे इस चीज में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो हमारे पास में कुछ मेन अपॉर्चुनिटीज होती है। सबसे पहला होता है हमारे पास में जॉब वैकेंसी। जहां पे भी वैकेंसी है, अगर आज में जो रोड मैप अपन डिस्कस करेंगे उनको फॉलो करके, अच्छे से फॉलो करने के बाद में आप एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है। कुछ चीजों पे हम बात करेंगे
जो आपको ध्यान में रखती है इस पर्टिकुलर फील्ड में जाते वक्त। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। देन आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होंगे वैसे वैसे आपका पैकेज इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद में अगर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता हूं तो एज अ फ्रीलांसर भी मैं एंड्रॉइड डेवलपर के अंदर अपना करियर बिल्ड कर सकता हूं। एज अ फ्रीलांसर मतलब कि जैसे कि मेरे को किसी कंपनी में नहीं जाना, अभी मैं कॉलेज परस्यू कर रहा हूं, अभी मैं करंटली किसी और जॉब में हूं, या मैं अपना बिजनेस संभाल रहा हूं, साथ साथ मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूं, या फिर मैं एंड्रॉइड एप्स डेवलप करना चाहता हूं और एंड्रॉइड एप्स डेवलप करने के साथ साथ मैं अर्न भी करना चाहता हूं, तो एज अ फ्रीलांसर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप वहां पे कई सारी ऐसी वेबसाइट होगी जहां पे आपको कई सारे ऐसी जॉब रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी। मतलब जॉब यानी कि आपका एक पर्टिकुलर ऐप रिक्वायरमेंट जो एक क्लाइंट चाहता है कि भाई मेरे को ऐसी ऐप डेवलप करनी है, आप उनको डेवलप करके दे सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है तीसरा ऑप्शन, वो है एज अ एंटरप्रेन्योर लेवल, कि अगर मेरे पास में बहुत स्टार्टिंग से कोई आइडिया, मैं बहुत इनोवेटिव हूँ या मेरे को कुछ आइडियाज हैं, मैं थ्रू आउट बहुत सारे एप्लीकेशंस मैंने देखी हैं, बहुत सारे आइडियाज पे मैंने वर्क किया और अब मेरे पास में एक अच्छा खासा आइडिया है जिसको मैंने बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिया है दिमाग के अंदर, और मैं चाहता हूं कि मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंचा सकूं। तो उस केस में भी आप इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर लेवल की जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं बाय लर्निंग एंड्रॉइड डेवलप। तो हमने देख लिया कि क्यों हमको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहिए 2023 के अंदर। फिर हमने देखा कि क्या चीजें हैं जिससे कि मैं अर्न कर सकता हूं, किस तरीके से मैं एज अ एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे पास में रहेगी जिससे कि मैं अर्न कर सकता हूं। और अब हम देखते हैं कि कैसे हमको ये चीज को अचीव करना है, कैसे हम एक सक्सेसफुल एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हैं, जर्नी कहां से हम स्टार्ट करें, किस तरीके का रोड मैप जो हम फॉलो करें, किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, किन चीजों पर ना दें। काफी सारा कंफ्यूजन है, तो उसी को हम क्लियर करेंगे इस आगे के रोड मैप के अंदर। अब जाने से पहले ये जो चीज है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ये किसके लिए है, मतलब कहां से करना है, बट एक क्वेश्चन आता है कि भाई किसके लिए। आप ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं मान रहे कि भाई हमको एक पर्टिकुलर चीज पहले से आनी चाहिए, कुछ प्रीरिक्विजिट होने चाहिए, नहीं। तो ये फील्ड उन सभी लोगों के लिए है जो इस पर्टिकुलर फील्ड को लेके पैशनेट है, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि किस तरीके से गेम्स डेवलप की जाती है। और अगर आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं अपना एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, तो ये फील्ड उन सबके लिए। अब इसके लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट होने की जरूरत नहीं है कि मेरे को पहले ये आना ही चाहिए फिर मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी को। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम हमारी एंड्रॉइड डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि क्या हमको इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और सीखनी पड़ेगी तो किन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हमको फोकस करना है। तो जी हाँ, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको फोकस करना है दो मेन लैंग्वेजेस के अंदर। तो वो दो लैंग्वेजेस कौन सी है? एक आपका हो जाता है जो फ्रंट एंड, यानी कि जिससे कि आपका यूआई डिजाइन होगा, ऐप का जो यूआई है वो डिजाइन होगा, तो वो है एक्सएमएल। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए एक्सएमएल का। आप एक्सएमएल लर्न कर सकते हो। आप एक्सएमएल इज एन एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको लिटिल बिट आइडिया है HTML का तो भी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा XML को सीखने के लिए। और XML को आप अच्छे से तभी जान पाओगे जब आप उसकी एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे। तो वो जब आप आगे एंड्रॉइड में एप्स डेवलप करोगे तो उस केस में आपको XML का एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। तो आपको ब्रीफ जानना होगा XML के बारे में, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आती है आपके लॉजिक पार्ट की कि हमने UI तो बना दी, अब UI के अंदर जो हमारा UX डेवलप होगा, जो बैकएंड में हम चीजों को मैनेज करेंगे कि यार UI के अंदर ये मैंने बटन लगा दिया, ये मैंने इमेज लगा दिया, ये इस तरीके से डिजाइन मैंने डेवलप कर ली, लेकिन इस बटन पे क्या काम होगा, इस इमेज पे क्या काम होगा, इस इमेज को कैसे रन टाइम पे मेरे को चेंज करवाना है, स्लाइड करवाना है, ये जो सारी फंक्शनलिटी है, ये सारी फंक्शनलिटी बिल्ड होती है हमारे बैकएंड के अंदर। अब बैकएंड में भी हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी उस लैंग्वेज की जिसको आपको सीखना होगा। अब यहाँ आपके पास में दो ऑप्शन आ जाते हैं, जावा और कोटलिन। तो अब आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जावा को सीखते हुए हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाए या फिर कोटलिन को सीख के हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाए। देखो, इसके भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। दो सिनेरियो ये है कि अगर आपको जावा की नॉलेज है पहले से, किसी भी और फील्ड में अगर आप थे और वहां पे आपने जावा सीख रखी है, तो भी आप कोटलिन को स्विच कर सकते। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जावा को सीखें या कोटलिन को सीखें। देखो, एज पर दी करंट सिनेरियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है एंड यू नीड कि भाई कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिससे कि हमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो वो है हमारी जो लेटेस्ट एंड्रॉइड ने इंक्लूड किया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज कोटलिन। तो यू कैन गो विद द कोटलिन। अगर आपको जावा आती है तब भी बहुत आसान हो जाएगा आपको कोटलिन को सीखना। अगर आपका जावा का बेस क्लियर है तो आप कम टाइम में कोटलिन को ग्रैप्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपके लिए दोनों ही एक बराबर है, यानी कि आपने कभी भी जावा को भी नहीं सीखा है या कोटलिन को भी नहीं सीखा है, तो आप कोटलिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा एक खुद का एक पर्सपेक्टिव है जिसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप जावा सीखने के बाद में कोटलिन को सीखते हो
दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि मार्केट में अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज एंड्रॉइड ने कर दी है वो है कॉटलिन 2017 के बाद से। बट ऐसा नहीं है कि केवल एंड्रॉइड के जो एप्स है वो कॉटलिन में ही बनते हैं, आपके जावा में भी ऐप डेवलप होते हैं। और अगर आप मार्केट में जाके देखोगे तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अब भी जावा में बेस्ड हैं और मार्केट में चल रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स जो है, बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है, उनके अंदर आपको जावा बेस्ड कोड मिल जाएगा। और कई ऐसी कंपनीज मिलेगी जो अब स्विच कर रही है अपने एंड्रॉइड ऐप में जावा से कॉटलिन के अंदर। तो एज एन डेवलपर अगर आप देखेंगे तो कॉटलिन बहुत ही आसान लैंग्वेज है। अगर आप जावा सीख के कॉटलिन में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज यू आर लुकिंग फॉर। क्योंकि जावा थोड़ी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, कॉटलिन थोड़ी लेस डिस्क्रिप्टिव है। वहीं जावा आपकी लेस कॉम्प्लेक्स है तो कॉटलिन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो प्रोज एंड कॉन्स आपको सब जगह मिलेंगे। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि अगर आप 2023 के अंदर अपना ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट गो विद कॉटलिन। और अगर आपको जावा का आइडिया है, पहले से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है, तब भी आप कॉटलिन को स्विच कर सकते हैं। आपको कम टाइम में आप कॉटलिन को ग्रैप्स कर पाएंगे, ये कॉटलिन की खासियत है। जब आप कॉटलिन और जावा को भी सीखे तो मेरा एक पर्सनल फेवरेट ये रहता है कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ना जाके 15 से 20 दिन आप केवल और केवल कॉटलिन को सीखे। कॉटलिन की मेन फंक्शनलिटी जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गई, हाई ऑर्डर फंक्शन हो गए, स्कोप फंक्शंस हो गए, बहुत सारे आपके ऑप्शंस होते हैं कॉटलिन के अंदर, जावा के अंदर। तो उनके बेसिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो केवल सीखे नहीं, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप कॉटलिन सीख रहे हैं, कॉटलिन को साथ साथ में आप प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को एक प्रोग्राम दे, अपने आप को एक प्रॉब्लम दे और उसका सॉल्यूशन क्रिएट करें यूजिंग दैट कॉटलिन लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपकी एक अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी कॉटलिन के अंदर या जावा के अंदर। फिर हम स्विच करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट आपको कर लेना है अपना एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल। एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी एंड्रॉइड एप्स डेवलप करते हैं। मतलब एक आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको उस पर्टिकुलर आईडी में मिल जाएंगे। तो उसकी हेल्प से आपका डेवलपमेंट टाइम जो है वो बच जाएगा और काफी आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम आईडी को प्रेफर करते हैं। और हर लैंग्वेज की अलग अलग आईडी होती है। वैसे ही जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए आपको VS की रिक्वायरमेंट होती है, ऐप डेवलपमेंट इन iOS उसके लिए आपको Xcode की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है एंड्रॉइड स्टूडियो। अब एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करते वक्त एक और क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में कि यार हमारा जो लैपटॉप है या पीसी है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए। तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। जैसे कि इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट OS की जरूरत नहीं है। आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे अगर मैं iOS की बात करूं तो जब हम iOS में डेवलपमेंट करते हैं तो यू विल रिक्वायर अ Xcode ID। अब जो Xcode ID है वो आपका मैक OS पे ही चलता है, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलता है। बट एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करूं तो एंड्रॉइड स्टूडियो आपके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा, मैक पे भी चल सकता है। एंड अगर आपके पास में विंडोज है तो उसके ऊपर भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हो और अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो OS वाइज कोई भी लिमिटेशन नहीं है। देन आता है हमारे पास में कि जिस भी पर्टिकुलर ड्राइव में आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो जो ड्राइव है वो थोड़ी सी आप खाली रखें, सो दैट जब भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो रन हो तो उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट हो सके, मल्टी प्रोसेसिंग आप कर पाओ। वैसे तो मैं प्री रिक्विजिट करता हूँ कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करो तो एंड्रॉइड स्टूडियो अपने आप में थोड़ी सी, अब तो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है एंड्रॉइड स्टूडियो, बट फिर भी बहुत ही एक हैवी आईडी है। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप मल्टी प्रोसेसिंग जितना हो सके कम करें। अगर एंड्रॉइड स्टूडियो चल रहा है तो दूसरा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट उसी में ना चलाए, ब्राउजर को यूज ना करे, मतलब जितना कम हो सके उतना मल्टी प्रोसेसिंग करे। साथ ही साथ अपनी टेम्प फाइल्स को क्लियर रखें, जिस भी ड्राइव के अंदर आपने इंस्टॉल कर रखा है उसको खाली रखें, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ सकती है आपके ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। एंड प्लस अब बात आती है कि प्रोसेसर कौन सा हो, तो इंटेल i5 i7 कोई भी जनरेशन होगा, लेटेस्ट जनरेशन होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर पुराना थोड़ा भी पुराना होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्टिंग में 2 GB रैम पे भी चला रखा है विद दैट नॉट लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर, तो उस पे भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो चल जाएगा। और जो लेटेस्ट है SSD के साथ में 16 GB रैम के साथ में, तो उस पे भी एंड्रॉइड स्टूडियो चल जाएगा। द थिंग इज दैट कि जितनी ये चीजें बढ़ जाएगी आपके पास में लेटेस्ट चीजों पे अगर आप आ जाओगे तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो बिल्डिंग का टाइम है, जब हम ऐप डेवलप करते हैं और हमारी ऐप को बिल्ड करते हैं, हमारे जो भी हमने कोड लिखा है उसको कोड को बिल्ड करके हमारी ऐप में चलाते हैं, तो उसका जो टाइमिंग है वो आपके लिए काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आपके पास में 4 GB है, मेरी प्री रिक्विजिट रहेगी कि एटलीस्ट 4 GB आपकी रैम होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप विंडोज 10 पे तो वहाँ पे 4 GB ही प्रिस्क्राइब्ड है, तो रैम आपकी मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। देन अगर आपके पास में SSD का ऑप्शन है तो प्लस पॉइंट है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, SSD को लगवा सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो इट विल बी बेस्ट ऑप्शन कि आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी।
देन अगर आपकी रैम की अगर हम बात करें तो रैम 8 GB कर सकते हैं आप, 16 GB कर सकते हैं। तो जो मल्टीटास्किंग है, जो मल्टी प्रोसेसिंग है, वो थोड़ा और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा। ये तो चांसेस है कि आपका थोड़ा सा स्लो चले एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आप मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो। प्लस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो एंड्रॉइड ऐप डेवलप करते हैं हम 2 प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। एक हमारे स्मार्टफोन डिवाइस के ऊपर जो हमारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन होता है, और एक होता है हमारा एमुलेटर जो वर्चुअल डिवाइस होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैम कम है या आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो हो रही है, तो कोशिश करें कि आप एमुलेटर पे उसको रन ना करें। आप अपने फोन के पास में, आपके पास में USB डिबगिंग का ऑप्शन होता है, केबल से कनेक्ट करके आप जो भी कोड लिख रहे हैं उसको आप रन करवा सकते हैं अपने लाइव एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर। आजकल तो अगर एंड्रॉइड 11 वर्जन या उससे ग्रेटर है तो आप वाईफाई डिबगिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास में केबल नहीं भी है तो सेम वाईफाई पे कनेक्ट होके भी आप अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने फोन पे रन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिक अगर आपके पास में लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यही है कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगे, आप अगर बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क स्टार्ट कर दिया, आपने पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो फिर मैं जरूर कहूंगा कि आपको अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को अपग्रेड कर लेना होगा, जिससे कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो सके और आपका जो इफेक्टिव वर्क है वो ज्यादा, जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस एंड्रॉइड आईडी के अंदर। एंड्रॉइड आईडी इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहला काम क्या करना है, एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड ऐप आपको क्रिएट कर लेना है, बेसिक हेलो वर्ल्ड ऐप, और उसको अपने फोन पे चला के देख लेना है। उसका जो कॉन्फिडेंस आता है ना, इज द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो एक जो फर्स्ट बूस्टर आपको मिलेगा ना, वो ऐप को चला के मिलेगा कि हाँ, मेरी जो मैंने कुछ यहाँ पे बनाया, कुछ भी मैंने बनाया उसको मैंने रन किया और मेरे फोन पे चल रहा है, मतलब कि ये जो चेक पॉइंट है वो मैंने अब टिक मार्क कर लिया है। अब मैं आगे डेवलपमेंट कर्व के अंदर जाऊंगा और उससे मैं एक अच्छा खासा चीजों को सीखते हुए एप्स को बनाता रहूंगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो तो उसका साथ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जरूर करना। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सीख तो रहे हैं और उसको कहीं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते ही नहीं है। उसका नुकसान क्या होता है कि आप 2 दिन या 3 दिन तो उसको मेमोराइज कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं 10 चीजें और सीख चुका हूं तो वो जो लेटेस्ट मैंने चीजें सीखी है ना, वो मेरे को याद रहेगी, लेकिन पुरानी जो चीजें थी वो सब की सब अब इरेज हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो होता है प्रैक्टिस। तो जो जो चीजें आप सीखते जा रहे हो उसके ऊपर आप छोटा सा ही, भले ही बड़ा ऐप ना बनाओ, बट एक छोटा ऐप डेवलप करके उसको चला सकते हो। और जितनी ज्यादा एप्लीकेशन बनाओगे उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप ऐप डेवलप करोगे तो आपके ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे बग्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट वे ही, यही वो एक तरीका है जिससे आप सीखोगे भी, कि वो जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको आप रिजॉल्व करोगे। स्टैक ओवरफ्लो, कहीं ना कहीं आप हेल्प लोगे, अपने मेंटर की हेल्प लोगे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, तो उससे आपको वो इनडायरेक्टली वो आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी अवेयर अबाउट दैट प्रॉब्लम। आपको ये पता है कि प्रॉब्लम क्यों आती है, कैसे आती है और कैसे रिजॉल्व होगी। तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था वो आपका इनिशियली हुआ, लेकिन वो आपको एक लर्निंग देके जा रहा है कि आगे आपकी ऐसी कभी भी प्रॉब्लम्स आएगी तो आप उनको आसानी से सॉल्व करते जाओगे। तो ये जो जर्नी है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आप हर्डल्स को क्रॉस कर रहे हो, और जितने ज्यादा हर्डल्स को क्रॉस करोगे उतना ज्यादा अपने गोल तक पहुंच पाओगे। तो एक अच्छा एंड्रॉइड डेवलपर वही होता है जिसने ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस डेवलप करी होगी, क्योंकि अगर उसने बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप किया होगा तो 100% है कि उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने सक्सेसफुली रिजॉल्व भी करी होगी, भले ही उसको कितना ही टाइम लगा हो। बट आज वो सारी प्रॉब्लम्स अगर उनके सामने आती है तो वो अच्छे से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस इज। अगर आप किसी भी कंपनी में लगेंगे तो वहां पे जो 5-7 साल के जो एक्सपीरियंस होंगे उनका क्या यूज होगा, उनका ये बेनिफिट होगा आपको कि जहां पे भी आप अटक जाओगे वो आपको इजीली गाइड कर देंगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम आती है, ये इस तरीके की वजह से आ रही, क्योंकि आपने यहाँ पे ये काम किया होगा, ये वाला चीज लिया होगा, इसके लिए आपने कोई भी ब्रेक्स नहीं लगाए होंगे, कोई भी चीजें के बारे में आपने सोचा नहीं होगा, तो ये क्रैश होना तय है। तो ये आपको लगता है कि अरे वाह यार, इसकी नॉलेज तो बहुत ज्यादा है। तो नॉलेज कैसे आई? वो प्रैक्टिस से आई। पढ़ने से या देखने से आपकी नॉलेज नहीं गेन होगी। यहाँ पे नॉलेज कैसे गेन होगी? एग्जैक्टली प्रैक्टिस करने से। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। उसके बाद में आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, अब तो मैं इसमें स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अब स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करते वक्त आपके लाइफ में अब क्या मेन चीज होगी कि क्या चीजों पे फोकस करें। तो मैं आपको कहूंगा कि बहुत ही डमी ना, बहुत ही बेसिक यूआई पैटर्न वाले आप एप्स बनाएं, जिसमें अभी लॉजिक पार्ट नहीं है। सिर्फ आपने एक्सएमएल को अच्छे से फोकस करना है। एक्सएमएल में मेन जो आपके लेआउट्स होते हैं, जैसे कि रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, ग्रिड लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, इनके बारे में अच्छा पकड़ ले लेना है आपको इनके ऊपर। क्योंकि देखो, जब भी आप यूआई डिजाइन करोगे एंड्रॉइड के अंदर, तो ये मेन आपके लेआउट होंगे जिन पे आपको एक अच्छी खासी कमांड हो जाएगी।
ये सब हो जाने के बाद में मतलब आपने एटलीस्ट 5 से 7 एप्लीकेशंस बना ली हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूआई पार्ट है। यूआई पार्ट इन द सेंस कि भाई आप अलग अलग यूआई डिजाइन कर रहे हो, आप अपने कैनवास पे जैसे आपके पास में एक रफ स्पेस मिल गया, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, वैसे ही आप अपनी यूआई को बिल्ड करो कि भाई मेरे को ऐसी यूआई बनानी है, मेरे को ऐसी यूआई बनानी है, मेरे को ऐसी यूआई बनानी है, और इस तरीके से आप एक्सएमएल से भी यूज्ड हो जाओगे इनिशियली। उसके बाद में अब आ जाता है कि आप इसमें लॉजिक ऐड करना है कि यार आपने ये यूआई तो बना दिया, लॉगिन के बटन पे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में स्विच होना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो उसके लिए आपने जो इनिशियली जो कॉटलिन के अंदर प्रोग्राम्स किए होंगे तो वो जो कॉटलिन का सपोर्ट है, क्योंकि आपकी जो बैकएंड लैंग्वेज है एज इन बिल्डिंग योर लॉजिक या बिल्डिंग योर यूएक्स जो यूज में आने वाली है वो है कॉटलिन। तो आप जब अपना लॉजिक पार्ट इंक्लूड करोगे उस ऐप के अंदर तो वहां पे वो जो सारा आपका एक्सपीरियंस है, ऊप्स कॉन्सेप्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो भी आपने फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो भी आपने सीखा था स्टार्टिंग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो सारा अब यहाँ काम आएगा और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपकी प्रोग्रामिंग जैसे जैसे आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्रैक्टिस करोगे। तो अब आपको लॉजिक बिल्डिंग में जाना है। ये हो जाने के बाद में कुछ छोटे मोटे एप्स बनाने हैं जैसे कि कैलकुलेटर ऐप हो गया, टिप कैलकुलेटर हो गया, बीएमआई कैलकुलेटर हो गया, टिक टैक टो हो गया। मतलब इसमें आपकी सारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग आ जाएगी जैसे कि आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें जो है ना अच्छे से आपकी इसमें यूज आने वाली है। तो इससे आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इंटेंट्स की कि भाई हमारा जो ऐप है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स एक्टिविटीज। तो अब आपको क्या चीज पे फोकस रखना है, इंटेंट्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल क्या होती है, देन फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, हमारा व्यू पेजर क्या होता है। तो इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। और इसी बीच में कुछ मेन ऐसे कंपोनेंट्स है जैसे कि डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से जो यूज आने वाले हैं जैसे कि कार्ड हो गया, रिसाइकलर व्यू हो गया, तो इन पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। रिसाइकलर व्यू होता है आपका लिस्ट व्यू टाइप, जैसे कि नॉर्मल जो लिस्ट होता है ना अपन कोई भी जैसे व्हाट्सएप के अंदर आप देखोगे तो आपकी जितनी भी चैट्स हैं वो लिस्ट में दिख रही है, तो वो किस तरीके से विजिबल हो पा रही है वो एक लिस्ट फॉर्मेट में वहां पे यूज किया गया है रिसाइकलर व्यू। तो ये बहुत ही कॉमन हमारा एक लिस्ट का विजिट है जो एंड्रॉइड में यूज में आता है। तो इसको अच्छे से पकड़ बना लेनी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे डेवलपमेंट के अंदर, चाहे वो आप किसी भी लेवल की एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो। ये सब हो जाने के बाद में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कॉन्टेक्स्ट की, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे यूज में आता है, क्या रोल प्ले करता है कॉन्टेक्स्ट, देन मल्टी थ्रेडिंग कैसे होती है, यानी कि असिंक्रोनसली कैसे हम ऐप के अंदर फंक्शनिंग करते हैं कि मेरी मेन थ्रेड में ये काम हो रहा है तो मेरी बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर या दूसरी मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर हम किस तरीके से, जिसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ये किस तरीके से हम हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अचीव कर सकते हैं। ये बहुत आसान हो जाता है मल्टी थ्रेडिंग आपके कॉटलिन के अंदर बाय यूजिंग कोर रूटीन्स। तो इसकी एक अच्छी खासी नॉलेज आपको ले लेनी है। मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किन चीजों को आपको धीरे धीरे अडेप्ट कर लेना होगा। बाकी चीजें तो ये सारी चीजें भी आप जब डेवलप कर रहे हो ना साथ साथ में आपको एप्स भी बिल्ड करने हैं क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट आएगी। जब आप ऐप बिल्ड करोगे तो आपको लगेगा अब ऐसा बिल्ड करना है, तो जब आप उस ऐप को बिल्ड करोगे तो उसमें लगेगा यार ये चीज कैसे बनानी है, तो ये चीज बनाने के लिए ये सीखना होगा, तो ये सीखेंगे, फिर ये चीज बनाने के लिए ये सीखना होगा। तो हमेशा ऐप अपने माइंड में लेके चलना कैसा ऐप हमको बनाना है। और स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी एजम्पशन मत ले लेना कि मैं एक नेटफ्लिक्स जैसा ऐप बनाना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, मैं स्टार्टिंग से नेटफ्लिक्स, जोमेटो, स्विगी जैसे एप्स डेवलप नहीं कर सकता, धीरे धीरे ही बिल्ड कर पाऊंगा। तो मेरा जो लेवल भी है एप्स का वो मैं धीरे धीरे ही बढ़ाऊंगा। तो इनिशियली मैं छोटे एप्स पे वर्क करूंगा, फिर उसका लेवल बढ़ाऊंगा, फिर और बढ़ाऊंगा, फिर बढ़ाऊंगा, और इस तरीके से जब मैं अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हो जाऊंगा सारी चीजों के, सारी कंपोनेंट से, तब फिर मैं अपना हाथ डालूंगा इन बड़े एप्स के अंदर। पहले तो इनकी फंक्शनिंग समझूंगा कि इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या फंक्शनिंग होती है, उनको समझने के बाद मैं उन चीजों को डेवलप करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रिक मार्क होता है क्योंकि हमको जैसे ही लगता है ना कि हमको अब ये चीज तो आ गई, अब तो ये सिंपल है, तो हमारा जो गोल है, जो एम्बिशन है, वो बहुत बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं। देखो सेट करना इज नॉट रॉन्ग, बट आपको ये भी सीखना होगा कि आप इनिशियली वो इतना बड़ा चीज नहीं बना पाओगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर ली है, देखिए आप सिविल इंजीनियरिंग करते ही कोई आपको अपना घर बनाने के लिए नहीं देगा, वो आपको पहले उन चीजों पे प्रैक्टिस करवाएगा कि एक रूम कैसे बनता है, एक रूम से हॉल कैसे क्रिएट होता है। तो इन चीजों से प्रैक्टिस करके आप एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर सकते हो। फिर जब आप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप पूरा का पूरा एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से फ्लो हमेशा रहता है। कभी भी एक फ्रेशर को बड़े प्रोजेक्ट्स में नहीं डालते, फ्रेशर को हमेशा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे एक्सपीरियंस करवाते हैं, और जब वो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं, और जब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने लग जाते हैं तो पूरी की पूरी एक टाइम के बाद में वो टीम को हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा लर्निंग कर्व रहना चाहिए। हम जो सीख रहे हैं उसके बेसिस पर हम ऐप बनाते जाएंगे, और इस तरीके से हम इस रोड को या इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका कंटेंट प्रोवाइडर्स, देन आ जाता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। उसके बाद में एक अच्छा खासा आइडिया लगने लग जाएगा कि अब क्या चीजों को फॉलो करना है। तो कंटेंट प्रोवाइडर्स को आप देख सकते हो, देन आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, सर्विसेज कैसे फंक्शन करती है, देन सेंसर्स कैसे यूज में आते हैं, देन एड्स कैसे लगाने हैं,
इस तरीके से फ्लो रखना है आपको। ओके, अब हम एड्स के बारे में सोचेंगे कि भाई एड्स कैसे प्लेस करने हैं हमारी ऐप के अंदर, कितने टाइप्स के एड्स होते हैं, जैसे कि जो नीचे दिखते हैं वो बैनर एड्स होते हैं, देन फुल स्क्रीन पे दिखते हैं वो इंटरस्टिशियल एड्स होते हैं, देन जो आपको वीडियो के साथ दिखते हैं वो आपके रिवॉर्ड एड्स होते हैं। तो इन सारे एड्स को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, ये हो जाने के बाद में हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम हमारे प्रोजेक्ट को सिक्योर रख सकते हैं, या अगर हम एक टीम में काम कर रहे हैं तो कैसे हम टीम को साथ लेके एक प्रोजेक्ट के अंदर ही काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको VCS के अंदर जाना पड़ेगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर गिट का थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा, देन कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं गिट के अंदर, देन कैसे हमारे ऐप को हमको पुश करना होगा, हमारे कोड को पुश करना होगा, पुल लेना होगा, ब्रांच क्रिएट करनी होगी। तो इस तरीके का एक ब्रीफ आप आइडिया लेते रहेंगे गिट का। उसके बाद में आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम प्ले स्टोर पे लाइव करते हैं। फिर प्ले स्टोर पे लाइव करेंगे हमारी एप्लीकेशन को, और इनिशियली आपके पास में जितनी भी आप एप्स बना रहे हो, तो कोई मायने नहीं रखता, जितनी भी आप एप्स बना रहे हो उनको फाइनलाइज करो। ऐसा नहीं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ऐसा नहीं सोचना कि यार ये परफेक्ट नहीं, इसको मैं और परफेक्ट करूंगा। जहां आपको लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, ये हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को फॉलो कर रहा है, तो वहां इनिशियली आप प्ले स्टोर पे उन एप्स को लाइव कर सकते हो। रेपो पे आपका कोड पड़ा होगा, प्ले स्टोर पे आपकी एप्लीकेशंस पड़ी होगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे एज एंड्रॉइड डेवलपर फ्रेशर, तो आपका एक अलग ही इंपैक्ट होगा। तो इन चीजों का आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है कि आपको वेट नहीं करना है कि हम एक परफेक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे फिर ही प्ले स्टोर पर डालेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हम परफेक्ट बनाएंगे फिर ही डालेंगे, बट उस चीज में ना हम बहुत सारी चीजों को सीखने से बच जाएंगे। तो ये चीज नहीं करनी है। जब आप प्ले स्टोर पर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्ले स्टोर पर डालने का प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक परफेक्ट ऐप बना लोगे ना, उस समय अगर आप प्ले स्टोर पर डाल रहे हो तो प्ले स्टोर की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको समझ नहीं होगी। तो वो इस प्रोसेस में आपको समझ में आ गई। अगर आपने जितनी भी एप्लीकेशन इनिशियली लेवल पे बनाई तो उनको आप डाल के वो प्रॉब्लम्स को आपने हैंडल कर लिया और आपको पता लग गया कि यार आप उसके इंटरफेस से यूज्ड टू हो गए हो। तो अब जब आप अपनी एक परफेक्ट एप्लीकेशन को जब लॉन्च कर रहे होगे ना, तो आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया है प्ले स्टोर के एंड पे भी, और उनको भी टिक मार्क कर लिया है। कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं, कैसे किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे हम इनिशियल लेवल पे हमारी एप्स को रैंक करवा सकते हैं, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कि यूजर कैसे अट्रैक्ट होते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इनिशियली आप अपनी ऐप बना के उसमें एड्स लगा के, अगर आपके यूजर्स जो एक्टिव इंस्टॉल्स हैं, देखो डाउनलोड्स होते हैं लेकिन एक एक्टिव इंस्टॉल्स होते हैं कि वो उनके फोन में आपकी ऐप है और करंटली इतने यूजर्स आपकी ऐप को यूज कर रहे हैं, अगर वो बेयर मिनिमम 5 to 10 KB है तो आप महीने के $100 से $200 कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि भाई आप सीख भी रहे हो, सीखते सीखते आपने एप्स भी डेवलप करी, एप्स के अंदर आपने एड्स को लगाया और एड्स को लगाते ही आपने उसको प्ले स्टोर पे लाइव भी कर दिया और आपको अर्निंग भी मिल रही है। आपके सराउंडिंग में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनकी वेबसाइट होगी, जिनका बिजनेस होगा और उनको भी क्या चाहिए, अपनी एप्लीकेशन चाहिए, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। कम पैसों में ऐप डेवलप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनिशियली आपको क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखनी होगी सराउंडिंग में कि सीखते सीखते आप क्या क्या कर सकते हो, और हमेशा फोकस रखना है कि जितनी ज्यादा आप एप्स बनाओगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, और जैसा कि कोड सेज लर्निंग बाय डूइंग, तो यहाँ पे करते करते आपको सीखना है। ठीक है, ये सब होते होते आपको और किन चीजों पे फोकस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइब्रेरीज का एक अच्छा खासा आइडिया आपको ले लेना है, कैसे लाइब्रेरीज को अपने इफेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है, देन कैसे क्रिएट करना है, देन अपनी यूआई को और इंप्रेसिव बनाने के लिए और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए आप एनिमेशन को यूज कर सकते हो। बहुत तरह के एनिमेशन मिल जाते हैं हमको एंड्रॉइड के अंदर, उनके ऊपर आप एक अच्छा खासा अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, एनिमेशंस को इंक्लूड कर सकते हो जहां पे भी रिक्वायर्ड अपनी ऐप के अंदर। देन आता है हमारा डेटाबेस। ये सब हो जाने के बाद में अब जब आप मतलब जितनी मैंने अभी चीजें बताई इनको एक एक करके करने के बाद में अब आपको कोई यूजर का डेटा होगा जो आपको लोकली मैनेज करना होगा, जैसे कि क्विज ऐप बनानी है, बैंक ऐप बनानी है, कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें आप यूजर का डेटा जो है वो लोकली मैनेज कर रहे हो, तो उसके लिए एसक्यूलाइट डेटाबेस यूज में आता है एंड्रॉइड के अंदर। तो वो आपको सीखते हुए अपनी ऐसी कुछ मल्टीपल एप्लीकेशंस बनानी है जिसमें कि आप अच्छे खासा इंप्लीमेंटेशन कर पाओ डेटाबेस के ऊपर। मेन 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, क्रूड ऑपरेशंस जो आपने डेटाबेस में देखे होंगे, आपका इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एंड सिलेक्शन। तो इन क्वेरीज पे आपको एक अच्छा सा कमांड कर लेना अगर आपको कभी भी डेटाबेस रिलेटेड एप्लीकेशंस को क्रिएट करना है। उसके बाद में आ जाता है एपीआई इंटीग्रेशन। अब एपीआई इंटीग्रेशन आप लास्ट में लेके आ रहे हो, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, डेटाबेस बहुत ही एडवांस टॉपिक है। देखो जो चीजें हमने सीखी है उससे हमने एक फ्लो बना लिया, अब हम चीजों को फंक्शनलिटी वाइज, फीचर्स वाइज इंक्लूड कर रहे हैं। भाई मेरे को जब जरूरत लगी कि भाई मेरे को अपने ऐप में लोकली डेटा को मैनेज करना है तो मैंने एसक्यूएल को सीखा। जब मेरे को लगी कि मेरे को मेरे डेटा को ऑनलाइन मैनेज करना है तो मैंने एपीआई इंटीग्रेशन सीखा, जिसमें आपके पास में रेट्रोफिट, वॉली, ओके, एचटीटीपी क्लाइंट, ये बहुत सारे एपीआई क्लाइंट्स मिल जाते हैं। इनका इंटीग्रेशन आपको सीखना होगा। इनको सीखने के बाद में आप भी अपनी ऐप के अंदर से एपीआई कॉलिंग कर सकते हैं, रिस्पॉन्स
जो जनरेट होगा वो रिस्पॉन्स अपनी ऐप में पॉपुलेट कर सकते हैं। इससे आप ऑनलाइन डेटा को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद में एक और ऑप्शन आता है कि अगर हमारे पास में एपीआई डेवलपमेंट नहीं है तो मार्केट में बहुत सारी फ्री एपीआईज होगी, फ्री एपीआई सोर्सेज होंगे, जैसे कि वेदर एपीआई, न्यूज एपीआई, वॉलपेपर एपीआई। तो इनको यूज करते हुए भी आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मेरे को अपना डेटा मैनेज करना है, मेरे क्लाइंट का डेटा मैनेज करना है और मेरे को एपीआई की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भी जरूरी नहीं है कि आप एपीआई डेवलप करो। आप उस केस में भी क्या कर सकते हो, फायरबेस की हेल्प ले सकते हो। फायरबेस में बहुत सारे बैकएंड सर्विसेज मिलती है। फायरबेस इज पावर्ड बाय गूगल, तो वहां पे आपको ऐसी बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी, जैसे कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन, देन फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, फायरबेस फायरस्टोर, देन आ जाता है फायरबेस स्टोरेज, देन आ जाता है फायरबेस पुश नोटिफिकेशन। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी जो कि बहुत ही इजी टू लर्न है। अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हो तो उसके बाद में आप आसानी से फायरबेस का इंटीग्रेशन सीख सकते हो और सीखने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है अपनी ऐप के अंदर। इंप्लीमेंटेशन इज द की। जैसे जैसे इंप्लीमेंट करोगे वैसे वैसे आप और ज्यादा सीखते जाओगे और चीजों की रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में आएगी और आप वहां पे इन चीजों को एक्सप्लोर करोगे। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो इस तरीके से आप फायरबेस के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो एक एक करके। देन आ जाता है कि भाई इतना कुछ होने के बाद में हम जो एंड्रॉइड में नई चीजें आ रही है उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि भाई ये बेसिक हो जाने के बाद में ये बेसिक कंपोनेंट है जो आपको कर लेने हैं। धीरे धीरे इन सारे कंपोनेंट्स को कवर कर लेना है। उसके बाद में जो मार्केट में एंड्रॉइड जो नई चीजें ला रहे हैं, तो जो एंड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट है डेवलपर्स के लिए, वो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो वहां जाके आप देख सकते हैं नई चीजें क्या आ रही है, जैसे जेटपैक कंपोज के क्या क्या कंपोनेंट्स आ गए, उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो गूगल खुद प्रोवाइड करता है। कोई भी नई चीज अगर एंड्रॉइड लेके आएगा या कोई पुरानी चीजें जिसको अपडेट करेगा तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पे। तो कभी भी आपको सीखना है तो यू कैन फॉलो दैट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको समझना, उनकी लैंग्वेज को समझना, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करते हैं। तो आप इनिशियली किन्नी वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, ट्यूटोरियल की हेल्प ले सकते हो। हमने पूरा एक एंड्रॉइड का कोर्स बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप एंड स्टार्ट कर सकते हो अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट जर्नी, जिससे कि आप एक बेस जो है आपका एंड्रॉइड का वो क्लियर कर पाओगे, जैसे कि आप बेस बिल्ड कर पाओगे अपने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का। उसके बाद में आप ये जो नए नए कंपोनेंट्स आते हैं एंड्रॉइड के अंदर, इनको ग्रैप्स करना होगा आपको, क्योंकि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। आपको हर दिन अपनी ऐप को इंप्रोवाइज करना होगा, हर दिन कुछ नई चीजें को सीखना होगा, उसमें इंटीग्रेट करना होगा। क्योंकि गूगल भी, एंड्रॉइड भी आज अगर मार्केट में चल रहा है इतना, तो इसी वजह से चल रहा है कि काफी सारा नई चीजें आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, हर महीने कुछ ना कुछ आपको नया एंड्रॉइड का कोई वर्जन आया, उसके अंदर कुछ अपडेट आया, कुछ नया कंपोनेंट आ गया। अब इस तरीके से डिजाइन होती है, इस तरीके से भी आप एंड्रॉइड में डिजाइन कर सकते हो। ये मटेरियल यूआई कंपोनेंट आया तो उसको भी आपको साथ साथ जैसे जैसे आप बेस क्लियर कर लो उसके बाद में इनको भी ग्रैप्स कर लेना होगा। तो इससे आपका जो लर्निंग कर्व है ना, जो आप किसी कंपनी में प्लेस हो जाओगे, तो उससे ये चीजें सीखने से क्या होगा, आपको और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएगी। एंड फाइनली जब आपको ये बेस क्लियर हो जाए तो अभी मार्केट में जो 3 मेन कंपोनेंट्स जो मार्केट में यूज में आ रहे हैं वो है हमारा आर्किटेक्चर, लाइव डेटा एंड डेटा बाइंडिंग। तो ये एक एंड्रॉइड के अंदर आर्किटेक्चर को आपको देखना होगा कि आप किस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हो। इनिशियली आप जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है हमारा MVC, उसको भी फॉलो कर सकते हो। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, एक होता है MVP मॉडल व्यू प्रेजेंटर, और जो भी मार्केट में बूम कर रहा है या मार्केट में सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चर जो चल रहा है वो है आपका MVVM मॉडल व्यू मॉडल। तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। उस आर्किटेक्चर को सीखना रहेगा आपको कि अब जो आप एप्लीकेशंस डेवलप करो वो उस आर्किटेक्चर के साथ में फॉलो करो। इस आर्किटेक्चर से आप अपनी ऐप का जो परफॉर्मेंस है वो तो अच्छा कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आपको इस ऐप को फ्यूचर में स्केलेबल बनाना हो, इसकी जो यूनिट टेस्टिंग करनी हो, तो वो भी चीजें आसान हो जाती है जब हम एक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। तो आपको ये मेन कंपोनेंट पे फोकस करना होगा कि भाई एक आर्किटेक्चर को सीख ले हम। मॉडल व्यू मॉडल किस तरीके से फंक्शन करता है, देन लाइव डेटा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देन डेटा बाइंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, डेटा बाइंडिंग कहाँ यूज में आती है, व्यू बाइंडिंग क्या होता है। तो ये सब हो जाने के बाद में और जो नई कंपोनेंट्स मार्केट में एंड्रॉइड लेके आ रहा है वो आपको साथ साथ सीखते रहना पड़ेगा। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि कहाँ से जर्नी को स्टार्ट करना है और किन चीजों पे फोकस करना है, और किन चीजों पे फोकस करते करते हमको एक बेस बिल्ड कर लेना है। और जब हमारा बेस बिल्ड हो जाए तो नई चीजें जो एंड्रॉइड में आ रही है उनको फिर हमको कंज्यूम करना स्टार्ट करना है। कंज्यूम करने का मतलब क्या हो गया, उनको समझना है, सीखना है, और सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो अगर आप उस चीज को देख चुके हो, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से चीजें इंटीग्रेट होती है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जरूर करना है। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। आप सब जो भी कंफ्यूज थे या एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट को लेके सर्टेन थे कि किस तरीके से हमको स्टार्ट करना चाहिए,
तो आपको एक काफी अच्छा कर्व मिल गया होगा कि किस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करके आप इसमें एक अच्छे खासे एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इनिशियल लेवल पे व्हाइल लर्निंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो अभी जाइए और शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ में, कजन्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ में, जिनको भी ये वीडियो हेल्प कर सकता है। एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिल देन, सी यू।